अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो एक तो कामरान खान साहब जो आजकल एक नए किस्म के फरियादी बने हुए हैं। ये बदनुमा इंसान, ये करप्ट इंसान, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, जो बदयांती दिखा रहे हैं मौसूफ आरिफ हबीब साहब, ठीक है, एक बड़े बिजनेसमैन है कराची के, उनका भी ज़रा आपको बताएंगे कि वो मुल्क में क्यों हाइब्रिड निज़ाम की और फ़ौजी निज़ाम की, सियासतदानों के फ़ौजियों के अंडर काम करने की आजकल लॉबिंग कर रहे हैं। ये क्या मुल्क में बकवासियात चल रही हैं, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। जबकि तीसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या नाम चल रहे हैं और क्या उसमें लॉबिंग हो रही है। तो देखिए, बात यह है कि आपको मालूम है, कामरान खान साहब को आप जानते हैं, वो ख़ुद को सहाफ़ी भी कहते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि वो MI के टाउट थे। 90s में बाकायदा मुखबर का काम किया करते थे, एक मोटरसाइकिल पर फिरा करते थे, ठीक है। उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे सिंध के, ब्रिगेडियर सोलत, उन्होंने ख़ुद बताया हुआ है कि कामरान खान हमसे 800 रुपया महीना लेता था, ठीक है, फिर 8000 महीने तक गया। ये इस शख्स की कुल औकात है। अब मलिक रियाज के पैरों में बैठ के पूछ ले लाते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा घुमाते हैं अकील करीम ढेडी और ये नहीं आरिफ हबीब जैसे लोगों के ज़रिए, ठीक है। आप देखिए, जिस दिन स्टॉक मार्केट ज़रा से नीचे गिरे, कामरान खान की चीखें ट्विटर के ऊपर, लुट गए, मर गए, मुल्क डुबो दिया, फैसले नहीं दे रही है हुकूमत, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। वो क्यों? क्योंकि इसके पैसे उसमें डूब रहे होते हैं। जब स्टॉक मार्केट ऊपर उठे, आप देखिए कामरान खान आपको जनाब नाचता नजर आएगा, खुशखबरियाँ खुशखबरियाँ कर रहा होगा। स्टॉक मार्केट गिरेगी, चमगादड़ की तरह उल्टा लटक जाएगा, ठीक है। अब ये मौसूफ उस दिन खड़े होकर वीडियो में जनरल आसिम मुनीर को, जैसे कहते हैं ना, वो इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे उसको, इनकरेज कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं और एक तवील इंटरिम सेटअप बनाएं, और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का बाब ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ और जरदारी वाली जो सी है, ये मरूसी सियासत नहीं चलनी चाहिए ख़ानदानों की, और ये कर दें वो कर दें। ये नादिर मौका है कि मुल्क को इन सब से छुटकारा दिला के एक ब्रेक ली जाए, और उसमें ये जनरल आसिम मुनीर ये करें वो करें, ठीक है। ये वो घटिया इंसान है, ये वो वाहिद एंकर है जिसने ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे प्रोग्रामों में जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ अपॉइंट होने की मुखालफत की। आज ये उन्हीं आसिम मुनीर साहब के पांव चाट रहा है, पूछे ला रहा है उनके आगे बैठ के, ठीक है, कर रहा है उनके आगे बैठ के। आप बताइए, क्या मुल्क के अंदर, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक आइन के तहत चलने वाला मुल्क, वहाँ पर गैर आइनी कामों पर उकसाने की इजाज़त होनी चाहिए? अगर फौज के मामले में सो कॉल्ड हेट स्पीच पर एक पूरी की पूरी जमात PTI लपेट दी गई, तो क्या हमारी जमहूरियत पर शब खून मारने के लिए इस हेट स्पीच पर कामरान खान को माफ़ कर देना चाहिए? GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमले हों तो फौरी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, PTV, इन हमारी आइनी रियासती अलामतों पर हमले हो तो कोई कुछ ना कहे। कामरान खान जैसे ये घटिया लोग बैठ के बकवास करते रहें हमारे जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़, और इतनी बड़ी आयरनी, कायद-ए-आज़म की तस्वीर के आगे खड़ा होकर ये वाली बकवास कर रहा था। कम से कम यही सोच लेता कि बानी पाकिस्तान ने इसको जमहूरी मुल्क बनाया था, वो कोई फ़ौजी जर्नैल नहीं थे,
वो एक सियासतदान थे, एक सियासतदान ने ये मुल्क बनाया था और उनके आगे ही खड़े होकर ये इतनी बड़ी तौहीन कर रहा था। कायद-ए-आज़म एक वकील थे, यानी कि वो आइन के तालिब इल्म और आइन के वफादार थे। उनके सामने खड़ा होकर ये गैर आइनी बकवास कर रहा था। कोई नहीं इस मुल्क में बोल सकता, कोई नहीं इसका कुछ कर सकता, कोई FIA, कोई कुछ नहीं। हम में से कुछ ज़रा सी ट्वीट करे तो साइबर क्राइम वाले आ जाते हैं। ये बैठ के क्या क्या कुछ नहीं बोल रहा और सब मुंह देख रहे हैं इसका। इस मुल्क में क्या चलता है। और फिर इसी के एक और जो इसके प्रोग्राम में बहुत रेगुलर आते हैं, मौसूफ आरिफ हबीब साहब, ठीक है, वो बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं और बैंकर हैं, ठीक है। वो मौसूफ फरमाते हैं कि मुल्क को हाइब्रिड निज़ाम की ज़रूरत है, ठीक है, और हाइब्रिड निज़ाम में जिसमें सियासतदानों के ऊपर फ़ौज लगी हुई हो और फ़ौज सियासतदानों को चला रही हो और सियासतदानों को कंट्रोल कर रही हो, इस किस्म की वो बात कर रहे हैं, तो मुल्क अच्छा चलेगा, तरक्की होगी और ये ज़रूरत है। इस मुल्क को कितना हाइब्रिड निज़ाम चाहिए? ये भी पिछले 3.5-4 साल इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, 3 साल 8 माह हो रही है, ये हाइब्रिड निज़ाम ही था ना, ठीक है। खुद अपने मुंह से सब मानते थे कि इमरान खान कहता था, सब कहते थे कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। और उस हाइब्रिड निज़ाम में आप देखिए मुल्क ने कितनी तरक्की की। अब ज़रा आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 सालों में $25 अरब बैरूनी कर्ज लिया, 2008 से 2013। 2013 से 2018 नून लीग की हुकूमत ने $49 अरब कर्जा लिया, ठीक है। सिर्फ 3.5 साल में, 5 साल में नहीं, 3.5 साल में PTI की हुकूमत ने $52 अरब कर्जा लिया। जितना इन हुकूमतों ने 5-5 साल में लिया, उससे ऑलमोस्ट डबल कर्जा PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में लिया। ये एक हाइब्रिड हुकूमत थी जिसमें फ़ौज और PTI मिल के काम कर रहे थे। इतना मुल्क को इन्होंने तरक्की की कि पीपल्स पार्टी बदतरीन लोड शेडिंग, मूज और अदलिया, फौज पीछे लगी हुई, गिरती पड़ती 0.4 पे मईशत उनको मिली, जाते जाते 3.7 पर GDP ग्रोथ छोड़ के गई, 0.4 से उठा के। और उनके दौर में मुल्क पर कर्जा, जब वो गए तो मुल्क की कर्जा $61 अरब था। नून लीग की हुकूमत, बदतरीन दहशतगर्दी की लहर, लोड शेडिंग, जिसे कहते हैं, उस दौर में भी अदलिया पीछे, इमरान खान सड़कों पर नाच रहे, ठीक है। जब गई तो GDP ग्रोथ 5.8 पर लेकर गई, लोड शेडिंग ख़त्म करके गई, दहशतगर्दी ख़त्म करके गई, ठीक है। और उनके दौर में मुल्की कर्जा पहुंचा $95 अरब पर। अब भाई PTI की हाइब्रिड हुकूमत, चाव और मान से जिसको फौज लेके आई, मुल्क के साथ खिलवाड़ करके लेके आई। आपको पता है जब वो घर गई, ठीक है, उसके दौर में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ -0.4 पर गई। 1958 के बाद तारीख में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की GDP सिर्फ माइनस में गई, तो PTI के दौर में, उस हाइब्रिड हुकूमत के दौर में गई -0.4 पे, ठीक है। फिर यही नहीं बात ख़त्म होती, उनके दौर में मुल्क पर कर्जा $130 अरब हो गया। कितना? $130 अरब हो गया। और उस $130 अरब के अलावा अगर आप मुल्की करेंसी में उस कर्जे को आए, तो आपको पता है जब नून लीग की हुकूमत 2018 में गई, घर गई, तो मुल्क पर 26,000 अरब रुपए कर्जा था 5 साल में। PTI के 3.5 साल में ये कर्जा जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में 26,000 अरब था, PTI सिर्फ 3.5 साल में
55,000 अरब रुपए पे लेगी, यानी कि दुगना कर दिया उसने कर्जा जो पाकिस्तान ने 70 साल में लिया था। ठीक है, इन्फ्लेशन तारीखी सतह पर पीटीआई के दौर में गई पहली दफा। करेंसी तारीखी डी वैल्यू पीटीआई के दौर में हुई। ठीक है, 104 रुपये का नून लीग डॉलर छोड़ के गई थी, पीटीआई जब गई तो डॉलर 200 पर पहुंचा हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ उस हाइब्रिड हुकूमत में हुआ जिसके ये गुन गा रहे हैं और कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम फिर मुल्क में लाए ताकि मुल्क तबाह हो मजीद। ठीक है, बलूचिस्तान की एक मिसाल देते हैं कि बलूचिस्तान में अमलन पिछली कई दहाइयों से हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। वहाँ पर जो पिंडी से कोर कमांडर भेजा जाता है वो कायदा बलूचिस्तान में वाइसराय होता है। जो बलूचिस्तान का मुंतखब चीफ मिनिस्टर होता है वो उसका आप समझ लें टाउट ही होता है कोर कमांडर का। ठीक है, बलूचिस्तान वो वैसा सूबा यहाँ पर तो हम कहते हैं ना जी वो डीसी की पोस्टिंग बिकती है, एसएचओ की पोस्टिंग बिकती है। बलूचिस्तान में सीएम बिकती है पोस्टिंग, पैसे दें सीएम लग जाए। ठीक है, ये जरा जाइए ना बलूचिस्तान, पूछिए कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में किस तरह बलूचिस्तान में सीएम तैनात होते रहे हैं, कौन कितना पैसा खाता रहा है, ज़रा पूछिए ना कितने कितने अरब की वो डील होती रही है। ठीक, उधर हाइब्रिड निज़ाम है अमली तौर पे, कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर मिलकर सूबा चलाते हैं। चीफ मिनिस्टर कोर कमांडर के आप समझें नीचे ही लगा होता है। कितनी बलूचिस्तान ने तरक्की की है। पाकिस्तान का सबसे महरूम तरीन सूबा बलूचिस्तान है, हालांकि उस सूबे में की गैस हम सब इस्तेमाल करते हैं, उस सूबे पूरे में नहीं है। ठीक है, तालीम का वहाँ पे कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ का नहीं है, पसमानदा तरीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुर्बत ने वहाँ पे डेरे डाले हुए हैं। ये है उस हाइब्रिड निज़ाम का वहाँ पे देन। ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कोर कमांडर सर्व करे उसके हिसाब से आप चेक कर लें। कभी आसिम सलीम बाजवा के हिसाब से चेक कीजिए, जनरल आसिम सलीम बाजवा के कितने अरब के हिसाब से हैं उसके ज़रा चेक कीजिए। कैसे उसने पिज़्ज़ा चेनें बनाई, कैसे उसने न्यूयॉर्क में बिल्डिंग्स खरीदी, अमेरिका में बिल्डिंग्स खरीदी, वो बताए ना, हमें हिसाब लेके देना जनरल आसिम सलीम बाजवा से। ठीक है, कि तुम तो अमीर हो गए, बलोच क्यों भूखे गरीब रह गए। ठीक है, ये है हाइब्रिड निज़ाम की देन। तो इन जो ये लोग आजकल हाइब्रिड निज़ाम की वकालत कर रहे हैं ना, आरिफ हबीब जैसे और दीगर, ठीक है, जो आर्मी चीफ के डिनर्स पे पहुंचे होते हैं कराची से उठ के, अकील करीम ढेडी और ये सब लोग, इन लोगों को इसलिए हाइब्रिड निज़ाम सूट करता है क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम में ये पैसा बनाते हैं। लोग भूखे मरते हैं, इनके पैसे डबल से ट्रिपल होते हैं। जब कहते हैं करेंसी डिवैल्यू करवा दो, उसमें अपनी एक्सपोर्ट्स कि ये जो रेमिटेंस आएंगे उसको ये डबल ट्रिपल कर लेंगे, दीगर अपने बिजनेसेस पे छूट ले लेंगे, तरजीही बुनियादों पर गैस और बिजली ले लेंगे, लोगों के हक मारेंगे, नया पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर प्लाट बड़े बड़े हथिया लेंगे। ठीक है, तो इनको तो बड़ा फैसिनेट करता है हाइब्रिड निज़ाम, क्योंकि फ़ौज इनको मौजें करवा रही होती है और ख़ुद भी फ़ौज मौजें कर रही होती है उस वक्त। तो ये तो हाइब्रिड निज़ाम की वकालत करते हैं। लेकिन मुझे आपको क्या मिलता है, आप बताइए। जनरल मुशर्रफ के 11 साल दौर में जो वक्ती तौर पर एक ऑप्टिक्स के लिए नज़र आता है कि बड़ी उस वक्त हालात बेहतर थे, मईशत तरक्की कर रही थी, तो वो सस्टेन क्यों ना की? क्योंकि वो एक आर्जी बबल था, उसके कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं थे। हालांकि उस वक्त बाहर से डॉलरों की बारिश हो रही थी, वार ऑन टेरर के कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पर भी हमें अरबों डॉलर मिल रहे थे, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर मिल रहे थे, दीगर मुल्कों से खुली एड मिलती थी, सब कुछ पाकिस्तान के लिए रेल पेल थी। उसके बावजूद मुल्क ने तरक्की नहीं की। ये पिछले 3.5 साल जो हाइब्रिड निज़ाम रहा, उस दौर में ही मुल्क थोड़ी सी तरक्की कर लेता, क्यों ना की? क्यों मुल्क पर तारीखी कर्जा चढ़ गया? और इतना कर्जा चढ़ गया कि आज हमें कर्जा हम अदा करने की पोजीशन में नहीं है, और हम अपने बैरून मुल्क जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल करवा रहे हैं। चाइना से भी हम रोल ओवर करवा रहे हैं, सऊदी अरब से,
यूएई से, कतर से, और इन मुल्कों से हम पैसे अपने फॉरेन रिजर्व शो करने के लिए उसमें उधार ले लेकर रखवा रहे हैं, जो कि हमारे पैसे भी नहीं है। ये जो आज 8-10 अरब डॉलर का जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं, ये लोगों के रखवाए हुए पैसे हैं उसके अंदर, सऊदी अरब के, यूएई के, कतर के, चाइना के। ये तक हमारे नहीं है कि हम इन कर्ज़ों को अदा कर सकें जो हमने बाहर से लिए हैं। और ये कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम ले आओ, हाइब्रिड निज़ाम ले आओ। ऐसे बेशर्म हैं ये लोग, इतने बददियानत हैं ये लोग। इतना आपने अरबों बना लिया, कितनी और आपके अंदर हवस बाकी है कि मुल्क के अंदर आपने खून निचोड़ना है, इस मुल्क का, इस जमहूरियत का गला घोटना है, क्या करना है? और आपने आरिफ हबीब साहब बताइए आज। फिर आप आगे आ जाइए कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए अब राना सनाउल्लाह साहब ने इतना तो हिंट कर दिया कि हफीज़ शेख साहब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की रेस में हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की। इसके अलावा वो एक रिटायर्ड जज भी कह रहे हैं, वो तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब का भी नाम चल रहा है, और कहीं ना कहीं हमने सुना है कि शायद जस्टिस मकबूल बाकर साहब का भी नाम है, और भी कुछ नाम है इसमें। लेकिन वो चीज़ ये है कि हफीज़ शेख साहब क्योंकि IMF और फौज दोनों को सूट करते हैं, तो इसलिए उनके नाम के ऊपर ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिटायर्ड जज का इसलिए सोच रहे हैं कि क्योंकि आगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है, तो एक रिटायर्ड जज होगा तो उसके ज़रिए ये कोशिश की जाएगी कि अगर वो रूल 90 डेज से आगे जाएगा, उनका इक़्तिदार, इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, तो एक रवायत रही है कि हमारे यहाँ पे रिटायर्ड जजों को ज़रा, जस्टिस जावेद इकबाल था ना, बदतरीन किरदार, बदकिरदार इंसान, ठीक है, लेकिन चेयरमैन नैब था। दीगर चेयरमैन नैब्स को जजेस बुला के सुप्रीम कोर्ट में ग्रिल करते थे, उसको कभी नहीं बुलाया था क्योंकि पेटी भाई था ना अपना रिटायर। तो वो कह रहे हैं कि शायद उस तरह से हम वो 90 दिन का रूल आगे ले जा सकें, तो इसलिए रिटायर्ड जज भी देखा जा रहा है। तो देखें क्या होता है इस मुल्क के अंदर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।